दोषी को 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। आप सोचते होंगे कि जेल में अपराधियों को इसलिए भेजा जाता है ताकि उनका जुर्म की दुनिया से नाता खत्म हो जाए, उनकी आदतों में सुधार हो जाए। लेकिन क्राइम फाइल्स में आप देखेंगे जेलों की हकीकत। क्या हाल है सेठ जी? आवाज पहचानी? 50,000 नहीं 50 लाख, उससे कम नहीं चाहिए। जो भी नशीले आदमी है, किसी नशे के बगैर नहीं रह सकते, उनको वहाँ सब अवेलेबल मिल जाते हैं। सर ये डिग्री सब कैंटीन से निकलती है। अपराधियों को सजा देने और सुधारने के लिए बनाई गई जेलों में अपराध का ऐसा चक्र भी चल रहा है जिसे ना तो जेल प्रशासन तोड़ पा रहा है और ना ही गृह मंत्रालय। हालात ये हैं कि देश की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली दिल्ली और मुंबई की जेलों में भी अपराधी बेखौफ हैं और बाहर बैठे लोगों को धमकियां दे रहे हैं। देश की सबसे हाई प्रोफाइल तिहाड़ जेल, यहां बड़े राजनेता भी हैं और सैयद अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंक के घिनौने चेहरे भी हैं। लेकिन इस जेल की हकीकत क्या है? क्या है सच इस जेल का? क्या जेल में कैदियों से अपराधियों जैसा ही बर्ताव होता है या फिर ये जेल कैदियों की ऐशगाह बन चुकी है? जेल में लग्जरी लाइफ। जी हाँ, तिहाड़ जेल में बहुत से कैदी ऐसे हैं जो उन तमाम सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं जिनकी जुर्म की दुनिया में जरूरत बताई जाती है। जेल की डर्टी पिक्चर। तिहाड़ में 20 से ज्यादा जैमर्स लगाए जाने की बात कई बार एजेंसियां कह चुकी हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो जेल में मोबाइल की घंटियां तो नहीं बजती, लेकिन मोबाइल पर बातचीत जरूर होती है। देगा तो बोला मैं उसको। कई कैदियों के पास मोबाइल फोन मौजूद हैं और इनकी भनक आसपास के लोगों को ना लगे, इसके लिए मोबाइल्स को रखा जाता है वाइब्रेशन मोड में। स्टाफ की कनाइवेंस हो सकती है इसमें कि मोबाइल फोन अंदर पहुंच जाए। सामान इतना अधिक मात्रा में जाता है किसी भी जेलों में, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या ईटेबल आइटम्स हैं, तो कई दफे जो सप्लायर्स हैं उनके उस सप्लाईज में भी इस तरह के प्रोहिबिटेड आइटम्स को वो स्मगल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 23 अगस्त को जेल के सेल नंबर 10 से मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये मोबाइल फोन सेल के फर्श के नीचे रखे गए थे ताकि किसी को मोबाइल की मौजूदगी की जानकारी न लग सके। इस जेल में नीरज बवाना, वीरेंद्र सिंह और सुरेंद्र नाम के शातिर अपराधी कैद हैं। इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम के आरोपी राजीव के पास से भी मोबाइल बरामद करने की बात कही जाती है। जेल में कहां से आए मोबाइल? क्या जैमर काम नहीं करते? जेल में मोबाइल फोन मिलने की खबर से जेल के उस सिस्टम पर सवाल उठते हैं जिसके अंतर्गत तिहाड़ में मोबाइल सिग्नल्स को जैम किया जाता है। सवाल इसीलिए भी कि अगर जेल में मोबाइल काम ही नहीं करते हैं तो अपराधी अपने पास मोबाइल छिपाकर रखेंगे ही क्यों? जेल की डर्टी पिक्चर। जेल में मोबाइल कैसे होता है चार्ज? सवाल ये भी है कि अगर जेल में मोबाइल मौजूद है तो उनकी चार्जिंग का सिस्टम कहाँ है? किसी भी मोबाइल की बैटरी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चल पाती। तो क्या ये मान लिया जाए कि अपराधियों के पास अपनी सेल में मोबाइल को चार्ज करने का सिस्टम मौजूद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैदी कमरों में लगाए गए बल्ब के तारों पर मोबाइल चार्जर की तार डालकर चार्ज करते हैं? जेल की डर्टी पिक्चर। मोबाइल से धंधा बरकरार। अपराधियों के हाथ मोबाइल आने का मतलब है कि वो बाहर किसी भी शख्स को अपना टारगेट बना सकते हैं, उसे धमकी भरे फोन कर सकते हैं और अगर वो उसकी बात न माने तो अपने गुर्गों के जरिए अटैक भी करवा सकते हैं। राजधानी में एक केबल ऑपरेटर भी ऐसी ही शिकायत कर चुका है। विजेंद्र सिंह आरोप लगा चुका है कि तिहाड़ जेल में कैद चंद्र प्रकाश उर्फ चिंटू नाम का अपराधी उसे बार बार जेल से धमकी भरे फोन करता है।
जेल में चलते मोबाइल से धमकियों का सिलसिला सिर्फ देश की राजधानी तक ही सीमित नहीं है। मुंबई की तालोजा जेल, पुणे की येरवडा और यूपी एमपी की जेलों से भी मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ मोबाइल की घंटी तक ही सीमित नहीं है। नशे और अपराध का पुराना रिश्ता है। ज्यादातर अपराध नशे की हालत में किए जाते हैं, क्योंकि नशा इंसान के सही गलत सोचने की ताकत को मार डालता है। और जेल में भी अपराधियों को नशे की डोज उपलब्ध है। जेल की डर्टी पिक्चर, जेल में ड्रग्स। धुएं के कश लगाते ये हैं यूपी की उन्नाव जेल के कैदी। जेल में गांजा, अफीम की मौजूदगी की ये तस्वीरें किसी स्पाई कैम से नहीं बल्कि मोबाइल से बनाई गई थी। वो मोबाइल जिसे लेकर जेल में जाना बैन है। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो अधिकारी तुरंत कार्रवाई के दावे करने लगे। सूत्रों की माने तो जेल में सिगरेट, बीड़ी और ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ यूपी ही नहीं, देश भर की जेलों में हो रही है। खबर ये भी है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में जब सेल नंबर 10 से मोबाइल बरामद किए गए तो वहां फर्श के नीचे से सिगरेट और शराब भी बरामद की गई। येरवडा जेल में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी कतील सिद्दीकी की मौत से पहले भी उसे शराब पिलाने का मामला अदालत में है। सिद्दीकी के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट सिद्दीकी के शरीर में अल्कोहल की मौजूदगी दर्शा रही है, जबकि सिद्दीकी ने जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पी। जेल में सजा काट चुके कैदी भी बताते हैं कि पैसा है तो जेल में सब कुछ मिलता है। हर चीज का मतलब वहाँ सुविधा मिल जाती है। कोई आदमी ये नहीं सोच सकता है कि भी हम जेल काट रहे हैं। पैसे वाले आदमी को वहाँ हर सुविधा फैसिलिटीज अवेलेबल। किसी नशीले आदमी है, किसी नशे के बगैर नहीं रह सकते, उनको वहाँ सब अवेलेबल मिल जाता है। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतनी तगड़ी सुरक्षा के बावजूद जेल के भीतर नशे का इंतजाम कैसे होता है? ड्रग्स की खेप जेल की चार दीवारी के अंदर पहुंचती कैसे है? और सवाल ये भी कि जेल के भीतर यह सामान पहुंचता कैसे है? सूत्रों के मुताबिक जेल के भीतर ड्रग्स सप्लाई करने वाले हमेशा कैविटी की तलाश में रहते हैं। वो हर चीज जिसे छोटा समझकर जांच में ढिलाई बरती जाती है, ड्रग्स की तस्करी का जरिया बनती है। फिर चाहे वो दांतों के बीच की जगह हो या फिर फलों के बीच में। सूत्र ये भी बताते हैं कि कई बार फलों के बीच छिपाकर ड्रग्स सप्लाई की जाती है। केले और तरबूज में ड्रग्स की खेप पकड़े जाने की गुंजाइश रहती है, लेकिन सेब, अंगूर और जामुन के भीतर छिपा ड्रग्स पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। बेहद खास तरीके से सेब को काटकर उसके भीतर ड्रग्स छिपाई जाती है। ऐसे सेबों को इस तरह की स्लाइस में काटा जाता था। अब इस बचे हुए हिस्से में जिस पुड़िया में ड्रग्स होती थी, उस पुड़िया को यहाँ इस तरीके से फिक्स या सेट किया जाता था ताकि ये किसी को दिखाई न दे, और दोबारा सेब के कटे हुए हिस्से को यहाँ फिक्स कर दिया जाता था। फिक्स करने के बाद दोनों तरफ के हिस्सों में पतले सेलोटेप के जरिए इनको चिपका दिया जाता था, और इस तरीके से सेब बन जाता था ड्रग्स का एक बड़ा कैरियर। फलों में छिपाकर ही नहीं, अब नशे के आदी हो चुके कैदी अपने शरीर में छिपाकर भी ड्रग्स को जेल की चार दीवारी के अंदर ले जाते हैं। तिहाड़ से लौटे एक कैदी ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। एक ऐसा पानी पी करके अपने पेट में ऐसा फुलाव दिया जाता है जिसकी वजह से वो उंगलियां मारते हैं और उसके जरिए वो पुड़िया बाहर निकल के आती है, जिससे जान का खतरा भी रहता है उसमें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी कुछ पुड़िया बना देते हैं, एक ऐसी गांठ बना देते हैं जो अपना पोटी के जरिए, पोटी के रास्ते के जरिए वो अंदर। घर का कुछ खाना आता था, वो अलाउड था कैदियों को, तो वो उसके अंदर अपने खाने के अंदर कुछ न कुछ हल्की ड्रग्स की मात्रा कभी कभी ऐसा नोटिस में आता था, स्मगल कर लेते हैं। ज़्यादातर जो मेरे टेन्योर में नोटिस में आया वो इसी तरह था कि बॉडी कैविटी के अंदर ड्रग्स को स्मगल अंदर करते थे। ये वो हथकंडे हैं जिन्हें आजमाकर शातिर कैदी जेल की 3 या 4 लेयर सिक्योरिटी को भेद ड्रग्स की खेप जेल के अंदर तक ले जाते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। ठीक उसी तरह तिहाड़ प्रशासन और इन शातिर कैदियों के बीच लुक्का छिपी का खेल लगातार चलता रहता है। सवाल ये भी है कि अगर दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी ऐसा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्टाफ के लोग भी इस काम में शामिल हैं? सर, ये बिक्री सब कैंटीन से निकलती है। कैंटीन में जो अपना कैदी लोग होते हैं
उनकी अपनी सेटिंग होती है, बाहर से कैदी लोग ले जाते हैं, अंदर कैंटीन में जो काम करते हैं वो भी कैदी लोग ही होते हैं, तो उनकी आपस में सेटिंग हो जाती है। वार्डों में जा करके डिमांड पूछ लेना, अवेलेबल है तो दे देना, ये सब इस तरीके। जेलों में ड्रग्स और मोबाइल की सप्लाई हो रही है और इसी के साथ होती है गैंग वॉर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेलों में गैंग्स बनते क्यों और कैसे हैं? लड़ाई, झगड़ा, लूटपाट और कत्ल कर जेलों में पहुंचे अपराधी गुटों के सदस्य कैद में भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं। वर्चस्व अपनी दादागिरी कायम करने का। कैदियों के इन गुटों के बीच अगर कोई नया मुजरिम आता है तो उसे अपनाने के चक्कर में भी कई बार इनके बीच झगड़े मच जाते हैं। जितना बड़ा अपराधी उतनी ही उसकी दादागिरी। एक बार अपना गैंग कायम किया नहीं कि फिर विरोध करने वाले को सिखाया जाता है सबक। जो पुराने कैदी है, जो वहाँ काफी समय से है, उन्होंने वहाँ पे अपना एक तरह का एक अलग ही गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रखा है। कैदियों ने बताया कि कई बार जेल के अंदर उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। एक बार शिकायत करे तो वे लोग उसे एक रंजिश बना लेते हैं और ज्यादा उसे तंग करते हैं। 3 मई 2013 को भी तिहाड़ में कुछ ऐसा ही हुआ। कैदियों के दो गुटों के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ा कि एक कैदी की मौत हो गई। इस झगड़े में मारा गया 27 साल का जावेद 7 साल से जेल में था और ये बताया जा रहा है कि इस दौरान उसकी जेल में कई बार विरोधी गुट से भिड़ंत हुई। जेल में हर साल सैकड़ों गैंगवार होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए हथियार कहां से आते हैं? जेल में हथियार बनते हैं ब्लेड, सलाखों के टुकड़े और लोहे के पतले तार। यहाँ तक कि चम्मच, प्लेट और कटोरी को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर दिल्ली की तिहाड़ जेल में होने वाली घटनाओं पर गौर करें तो आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 6 में बंद महिला कैदियों के बीच पिछले 5 साल के दौरान मारपीट और ब्लेडबाजी की 160 घटनाएं हुई। यानी सिर्फ 6 नंबर जेल में ही हर 12वें दिन जानलेवा झगड़े हुए। जेल प्रशासन ने पुरुष कैदियों के बीच हुई झड़पों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनके आंकड़े महिला कैदियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुए हैं। जेल में होने वाली झड़पों में ब्लेड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर कैदी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्जिकल ब्लेड का भी इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैदियों के पास सर्जिकल ब्लेड कैसे पहुंचता है? जेल प्रशासन के लोग मानते हैं कि अंदर जाने वाले हथियारों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है, लेकिन लापरवाही और लालच के चलते ये हथियार जेल के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में गैंगवॉर में किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक ब्लेड्स को ले जाने के लिए कैदी कई बार उन्हें धागे से बांधकर निगल लेते हैं। ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि धागे का एक सिरा दांत में फंसा रहे और ब्लेड गले के रास्ते पेट में न चली जाए। इसके अलावा ब्लेड को नाक में फंसाकर ले जाने का तरीका भी इख्तियार किया जा चुका है। ब्लेड को सेब और केले जैसे फलों में छिपाकर भी जेल के अंदर भेजने का तरीका अपनाया जा रहा है। एक बार जेल की 4 दीवारी में पहुंच जाने के बाद ये ब्लेड्स ही कैदियों के बीच सबसे धारदार हथियार का काम करते हैं और कई बार इन्हें चम्मचों में बांधकर इन्हें घातक चाकू की शक्ल भी दे दी जाती है। जेल में ब्लेडबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तिहाड़ में एक नया नेटवर्क बन रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली की जेल में बंद एक कैदी ने कोलकाता की जेल में एक धमकी भरा पत्र लिखा। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन और कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जिगीशा मर्डर केस के आरोपी रवि कपूर की अबू नासिर से दुश्मनी अब सरेआम हो चुकी है। रवि कपूर ने अपने जेल के साथियों की मदद से अबू नासिर को सलाखों के पीछे पिटवाया तो नासिर ने प्रशासन से शिकायत कर दी। अबू नासिर, तुझे समझाया था कि कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन तू नहीं माना, इसीलिए तुझे जेल में ही ब्लेड लगवा दिया। मैंने सोचा तू मान जाए और दिल्ली आना छोड़ देगा। मैं तुझे और तेरे भाई को 20 दिन में मार दूंगा। अब तू सिर्फ
दिन गिन। आज की तारीख याद रखना। रवि कपूर की इस चिट्ठी ने जेल प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया। आखिर एक जेल से कैदी की चिट्ठी बाहर कैसे निकली और सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरी जेल में कैदी तक पहुंची कैसे? जेल मैनुअल में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कैदी की चिट्ठी को जेल प्रशासन की चेकिंग के बाद ही बाहर जाने दिया जाए। इस चिट्ठी में किसी भी तरह की कोई भड़काऊ या धमकी भरी भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रवि कपूर की चिट्ठी जेल प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रही है। कोई भी अगर चिट्ठी लिखता है तो एज पर जेल मैनुअल उस चिट्ठी को पढ़ा जाता है। उसको पढ़ने के बाद जो है अगर उसमें कोई चीज ऐसी ऑब्जेक्शनेबल लिखी है कि जो कि जेल की सुरक्षा के खिलाफ है या किसी ऑफिसर की सुरक्षा के खिलाफ है, तो उस चिट्ठी को विदहोल्ड किया जा सकता है या वो जो पार्ट है उसको इरेज किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो देश के तमाम हाई प्रोफाइल जेलों में मोबाइल फोन, ड्रग्स और हथियार जेल कर्मचारियों के मिलीभगत के बगैर कैदियों तक पहुंचाना नामुमकिन है। जाहिर है जेल कर्मियों के मर्जी के बगैर जेल परिसर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जेलों में कैदियों की चिट्ठियां, मोबाइल, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जेल की चार दीवारी में बने इन सुराखों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया तो क्या होगा? ये तस्वीरें पाकिस्तान की जेल की हैं। देखिए किस तरह से आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए जेल पर अटैक किया। ऐसी ही साजिश देश में भी रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, आतंकियों की जेलों पर नजर। खुफिया एजेंसियां एक बार नहीं कई बार आगाह कर चुकी हैं कि आतंकी अपने साथियों को रिहा करवाने के लिए जेलों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सवाल है कि अगर आतंकियों ने अपनी साजिश में कामयाब होने के लिए जेलों में फैले ड्रग्स और मोबाइल के रैकेट का भी इस्तेमाल किया तो क्या होगा? हाल ही में यूपी की जेलों में ऐसे कई वाकये हो चुके हैं जहां कैदियों ने चाकुओं के जरिए हमला कर जेल की चार दीवारी लांघ दी हो। सवाल सिर्फ एक जेल की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, सवाल देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। अगर अपराधियों की फौज आतंकियों से मिल गई तो बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। लिहाजा जेलों में नए सिरे से जैमर सिस्टम के निरीक्षण की जरूरत है। जेलों में लगाए जाएं बॉडी स्कैनर, जेलों में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएं। कैदियों ही नहीं स्टाफ की भी हो चेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी नेटवर्क जेल की सभी जेलों में लगनी चाहिए। उससे ये भी पता चलेगा कोई मोबाइल पे फोन पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आपकी जानकारी में होगा। जेलें सुरक्षित होंगी तो कैदी सुरक्षित होंगे। अपराधी उस चार दीवारी से बाहर नहीं जा पाएगा और जब ऐसा होगा तो समाज में रह रहा आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। क्राइम फाइल्स में इतना ही। अगर आपके आसपास भी होता है कोई बड़ा गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम फाइल्स, जी मीडिया, सेक्टर 16 नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है crime@zmedia.slgroup.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 01202515 अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे क्राइम फाइल्स में किसी नई तफ्तीश के साथ।